Good afternoon, everyone. So, today we will discuss about the topic the rights of a daughter as a co-partner. So, if you have any query regarding this topic, you can ask me at the end of the video. You can comment and I will answer your query at the end of the video. So, first of all, we will discuss about the concept what is joint Hindu family, what is joint Hindu family property, the concept of co-partner and the co-partnership. Joint Hindu family means where all the members of the family they are living jointly under the same roof. They are joint in the food, worship, and work. So this joint family is a normal incident of every Hindu family. Every one of you might know what is joint Hindu family, and who are the member of joint Hindu family. It consists of all the male members who are born and adopted into the family, the women, females who are married into the family, and the unmarried daughters. Married daughters are not a part of joint Hindu family. They are the part of their husband's joint family. And but if the daughters, married daughter, they have been separated by their husbands and they return to their paternal home permanently, in that case they will be the member of joint Hindu family. Now the concept of co-partnership. Co-partnership is a limited narrower concept than joint Hindu family. It extends up to 4 degrees only. Take an example. For example, there is a grandfather in the family. From here, the co-partnership start. He is the topmost member in the family. Below him is the father, son, and grandson. तो को पार्सनली जो है इट एक्सटेंड अप टू 4 डिग्रीज, लेकिन जॉइंट फैमिली पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है. तो जो को पार्सनली है दैट इज अ लिमिटेड टर्म जो कि 4 जनरेशंस के लिए ही यूज की गई है. नाउ व्हाट इज को पार्सनर? अगर हम जनरल टर्म्स में बोले तो द पर्सन, द ग्रुप ऑफ पर्सन इन द फैमिली हु हैव राइट बाय बर्थ इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, दे आर को पार्टनर. जिनका कि बाय बर्थ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में राइट बन जाता है उनको हम को पार्टनर्स कहते हैं. तो को पार्टनर जो 2005 अमेंडमेंट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1956. दिस अमेंडमेंट 2005 विच मेड द डॉटर एज अ को पार्टनर, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है, द राइट्स ऑफ अ डॉटर एज अ को पार्टनर. दिस चेंज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट इन द ईयर 2005. इससे पहले जो को पार्टनरी था उसमें सिर्फ मेल मेंबर्स ही इंक्लूडेड थे. दैट इज द जब जो कि मेल मेंबर्स जो कि फैमिली में बोर्न हुए हैं, जैसे कि फादर है, सन का सन एंड सो ऑन. तो नीचे डिग्री में जितने भी सन थे वो मेल मेंबर्स जो है वो को पार्टनरी का पार्ट थे. लेकिन आफ्टर 2005 अमेंडमेंट नाउ डॉटर इज ऑल्सो अ को पार्टनर. तो अब हम कह सकते हैं कि डॉटर एंड द सन जो कि फैमिली में बोर्न हुए हैं दे आर द को पार्टनर. दे आर एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ. दे कैन आस्क फॉर पार्टीशन एट एनी टाइम, और वो अपना शेयर किसी भी टाइम क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, को पार्टनर्स जो होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए को पार्टनरी के को द रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड सन इज इसेंशियल. दो फीमेल्स मिलकर को पार्टनरी को स्टार्ट नहीं कर सकती. फादर एंड सन का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ हिंदू मेल, ही शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज फादर एंड गेट सेपरेटेड, पार्टीशन करवा लेता है फादर से अपनी प्रॉपर्टी का, एंड देन ही गेट मैरिड. Now he is the sole owner of the property. After partition, he is the sole owner of the property. तो यहाँ पे कोई co-partner नहीं है. But the moment his son is born, जैसे ही उसके सन का बर्थ होता है तो now there is a co-partner between the father and the son. एंड इफ सन ऑल्सो गेट मैरिड, उसका भी एक सन बर्थ उसके सन का भी बर्थ हो जाता है, तो नाउ देयर विल बी द को पार्टनरी बिटवीन द सन, फादर एंड द ग्रैंड सन. तो ऐसे को पार्टनरी जो है स्टार्ट होती है और इस तरीके से को पार्टनरी आगे बढ़ती है. ऐसे हम ये होता है कंसेप्ट ऑफ को पार्टनरी. ठीक है. तो 2005 जो अमेंडमेंट आई थी जिसमें कि डॉटर को को पार्टनर बना दिया गया था, बाय दिस अमेंडमेंट मैनी मेजर चेंजेस वर इंट्रोड्यूस इनटू द हिंदू सक्सेशन एक्ट बाय दिस अमेंडमेंट. एंड वन ऑफ द मेजर चेंज वाज दैट कि डॉटर भी जो है आज से को पार्टनर होगी और उसके जो राइट हैं दैट विल बी इक्वल टू द सन. दोनों के राइट अब इक्वल कर दिए गए थे बाय दिस अमेंडमेंट. सो बेसिक जो पर्पस था इस अमेंडमेंट का 2005 अमेंडमेंट का वो ये था कि जो इनइक्वालिटी थी बिटवीन द सन एंड द डॉटर विद रिस्पेक्ट टू द प्रोप्राइटरी राइट, जो प्रॉपर्टी में राइट्स थे सन के थे, डॉटर को कोई राइट नहीं था, इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए अमेंडमेंट आई थी. सो दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट, 2005 अमेंडमेंट.
And one more thing, there are two classes of female. One is the females who are born into the family, for example daughter, sister, who are related to the family by blood. And another classification of female is who are married into the family, जिनकी की शादी से वो शादी के बाद उस फैमिली में आई हैं, जैसे वाइफ हो गई, मदर हो गई. तो ये जो फीमेल्स हैं दे आर रिलेटेड टू द फैमिली बाय मैरिज. सो जो ये को पार्सनरी का राइट जो इन्फर किया गया है दैट इज फॉर डॉटर्स हु आर बोर्न इनटू द फैमिली एंड नॉट फॉर अदर फीमेल्स. उनके लिए पुराना ही एप्लीकेबल है, दे आर नॉट को पार्टनर येट. सो now one by one we will discuss the different one by one. Now we are going to discuss the different aspects of section 6 or different aspect of the rights of a daughter as a co-partner. जैसे कि सेक्शन 6 जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का, इट सेज दैट डॉटर now after this amendment is now daughter is also a co-partner along with the son. अब सेक्शन 6 बाय वर्च ऑफ सेक्शन 6 डॉटर इज ऑल्सो अ को पार्टनर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. उसका बाय बर्थ प्रॉपर्टी में राइट बन जाता है. शी कैन क्लेम हर शेयर और वो अपना जो है पार्टीशन क्लेम कर सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो अब क्योंकि उसको को पार्टनर तो बना दिया गया, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फ्रॉम विच डेट द डॉटर इज द को पार्टनर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. किस डेट से डॉटर को जो है वो राइट अवेलेबल होगा. And another question is whether this act, that is the Amendment Act 2005, whether is it prospective or retrospective. Prospective क्या होता है that it is effective from this particular date. This amendment was come into effect on 9 September 2005. तो 9 September से prospective in nature means this act is effective from the date 9 September 2005. और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि वो जो एक्ट तो आया है 9 सितंबर 2005 को, वेदर इट इज एप्लीकेबल अपॉन प्रीवियस एक्ट्स आल्सो. तो आंसर इज नो. दिस एक्ट इज प्रोस्पेक्टिव, इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट 9 सितंबर 2005. नाउ द क्वेश्चन इज डॉटर का राइट कब से अराइज होता है इस प्रॉपर्टी में. सो डॉटर का राइट जो है वो अराइज होता है 9 सितंबर 2005 से. शी इज द को पार्टनर इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी फ्रॉम 9 सितंबर 2005. सो अगर उसका राइट 9 सितंबर 2005 से बनता है तो जो डॉटर्स हु आर बोर्न बिफोर 9 सितंबर 2005 उनका क्या राइट होगा, जो इस अमेंडमेंट से पहले बोर्न हुई हैं. तो उस सिचुएशन में देयर आर 3 कंडीशंस. ये जो राइट है ये दोनों सबसे पहले तो जनरल तो ये है कि जो राइट है ये सभी डॉटर्स को अवेलेबल है हु आर लिविंग ऑन द डेट ऑफ 9 सितंबर 2005, वेदर दे आर बोर्न बिफोर दिस डेट और दे आर बोर्न आफ्टर दिस डेट. दोनों के लिए अवेलेबल है ये इफ दे आर अलाइव ऑन दिस डेट. ये मैटर नहीं करता कि वो किस डेट को बोर्न हुई थी, वो मैरिड है या अनमैरिड है, ये सब डॉटर्स को अवेलेबल है ये राइट. लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो पहले अगर बोर्न हुई हैं, वैसे तो एक्ट इज प्रोस्पेक्टिव, ये तो 9 सितंबर से लागू हो रहा है एक्ट, तो इससे पहले की जो बोर्न हुई है उन पे कैसे अप्लाई है. तो इसका आंसर ये है कि अगर बोर्न हुई है वो 2005 से पहले तो उस कंडीशन में 3 कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए बिफोर गिविंग दिस राइट to a daughter who are born before the coming into force of this amendment. तो वो कंडीशन क्या है, the daughter should be alive on 9 September 2005. her father also should be alive on this date. उसका फादर का अलाइव होने की कंडीशन क्यों है, क्योंकि अगर उसका फादर डॉटर ऑफ अ को पार्टनर का होना जरूरी है. अगर उसको ये राइट चाहिए, अगर उसका फादर ही अलाइव नहीं होगा तो उस केस में उसको को पार्टनर कैसे मिलेगी. उसके फादर अगर अलाइव होगा उसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि डॉटर नाउ इज अ को पार्टनर. तो फादर का अलाइव होना भी इसेंशियल है टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ दिस अमेंडमेंट. एंड थर्ड इज प्रॉपर्टी स्टिल जॉइंट. प्रॉपर्टी का कोई पार्टीशन नहीं हुआ है. अगर प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो गया है we cannot say that it is a joint family property. तो को पार्टनरशिप तो एक joint family property में ही होती है. तो अगर पार्टीशन हो गया प्रॉपर्टी का तो उसको हम joint family property नहीं कह सकते. तो इसलिए ये 3 कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए अगर जो एक डॉटर है उसको अपना को पार्टनर राइट क्लेम करना है और उसको प्रॉपर्टी पार्टीशन करवा के अपना शेयर क्लेम करना है. एंड देयर इज अ वन मोर कंडीशन, ऑल्दो दिस एक्ट इज अ प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. ये 9 सितंबर 2005 से अप्लाई होगा, लेकिन
लेकिन स्टिल इसको थोड़ा सा स्लाइटली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया गया है। वो क्यों दिया गया? इसमें बोला गया कि 24 दिसंबर 2004, 9 सितंबर 2005 को ये एक्ट आया, और उससे पहले 24 दिसंबर 2004 के बाद जो भी पार्टीशन हुए हैं इन 9 मंथ्स में, उसको डॉटर जो है वो रीओपन करवा सकती है। व्हेन आई एम यूजिंग द टर्म पार्टीशन, तो इसका मतलब ये है कि पार्टीशन शुड बी रजिस्टर्ड एंड या फिर इट शुड बी प्रॉपर्टी शुड हैव बीन पार्टीशनड बाय द डिग्री ऑफ द कोर्ट। ओरल पार्टीशन इसमें इंक्लूड नहीं होता है। एज पर दिस सेक्शन ओरल पार्टीशन को हम वैलिड नहीं मान रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। ओनली दोज पार्टीशन विच आर रजिस्टर्ड और जो बाय द डिग्री ऑफ कोर्ट हुए हैं, सिर्फ उन्हीं पार्टीशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो 24 दिसंबर 2004 के बाद पार्टीशन हुए हैं, वो पार्टीशन को गर्ल जो डॉटर है वो रीओपन करवा सकती है, वेदर दे आर रजिस्टर्ड और ओरल। लेकिन जो 24 दिसंबर 2004 से पहले के पार्टीशन हुए हैं, उनको डॉटर रीओपन नहीं करवा सकती। लेकिन अगर 24 दिसंबर 2004 से पहले का जो पार्टीशन है, अगर वो भी ओरली हुआ है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस सिचुएशन में वो ओपन करा सकते हैं, क्योंकि उस पार्टीशन को हम वैलिड नहीं मानेंगे। अदरवाइज शी कैन नॉट रीओपन द पार्टीशन विच इज डन बिफोर 24 दिसंबर 2004। अब तो अब अगर इसका जिस्ट निकाला जाए तो इससे ये निकलता है कि जो डॉटर्स हैं जो कि 9 सितंबर 2005 के बाद पैदा हुई हैं, उनका राइट बनता है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में बाय बर्थ। सेकंड सिचुएशन क्या है, जो पहले पैदा हुई हैं उनको भी ये राइट मिलता है, लेकिन इस सिचुएशन में कि उसका फादर अलाइव होना चाहिए, डॉटर अलाइव होनी चाहिए और प्रॉपर्टी ज्वाइंट होनी चाहिए, उसी सिचुएशन में इसको राइट मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी का इस एक्ट के आने से पहले, अमेंडमेंट एक्ट से पहले पार्टीशन हो चुका है, तो उस केस में डॉटर को राइट नहीं मिलेगा। अगर उसका फादर अलाइव नहीं है, उस केस में भी उसको राइट नहीं मिलेगा। द सेम वाज हेल्ड इन द केस ऑफ फूलवती वर्सेस प्रकाश वर्सेस फूलवती 2017 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, व्हेन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फादर ऑफ द डॉटर शुड बी अलाइव एट द डेट व्हेन दिस अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स। Only then the daughter can claim the benefit of this right, otherwise not। और प्रॉपर्टी जो है वो जॉइंट होनी चाहिए, पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, तभी उसको कोपार्सनरी राइट मिलता है। क्योंकि द मोमेंट पार्टीशन इज डन, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो गया, तो कोपार्टनरशिप का स्टेटस भी जो है वो जॉइंट नहीं रहता, वो अलग अलग हो जाता है। तो कोपार्टनर नहीं रहते वो, क्योंकि अब उनका पार्टीशन हो चुका है, तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन जब ये एक्ट आया था, उसके बाद देयर वर सेवरल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जिसमें कि कंट्रोवर्शियल डिसीजन आए थे, जैसे कि there was a judgment of वैशाली गारनोरकर वर्सेस सतीश गारनोरकर 2012 बॉम्बे हाई कोर्ट, जहाँ पे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच था इसमें, जिसमें कि ये डिसीजन दिया गया था कि जब डॉटर हु आर बोर्न ऑन 9 सितंबर 2005 में जो बोर्न हुई हैं, सिर्फ वही उन्हीं को कोपार्सनरी राइट मिलेगा। जो इससे पहले बोर्न हुई हैं उनको कोपार्सनरी राइट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दिस एक्ट इज प्रोस्पेक्टिव, दिस एक्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ 9 सितंबर 2005। तो जो इससे पहले बोर्न हुई हैं उनको तो ये राइट मिल ही नहीं सकता, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है ये। बट दिस जो ये जजमेंट थी, दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वाज ओवररूल्ड इन द केस ऑफ बद्री नारायण शंकर भंडारी वर्सेस ओम प्रकाश शंकर भंडारी 2014। दिस वाज अ डिवीजन बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, एंड 2014 में this judgment was overruled, and there was also a Supreme Court judgment of 2018 in the case of दनम्मा वर्सेस अमर। 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जहाँ पे कि इस जजमेंट को जो है ओवररूल कर दिया गया था, और ये बोला गया था कि द राइट्स ऑफ अ को-पार्सनर टू द डॉटर आर अवेलेबल टू ऑल द डॉटर्स हु आर लिविंग ऑन दिस डेट। तो जो डॉटर अलाइव हैं ऑन 9 सितंबर 2005, उन सबको ये राइट अवेलेबल है, चाहे वो 2005 अमेंडमेंट से पहले बोर्न हुई हैं, चाहे वो बाद में हुई हैं। तो इस जजमेंट से सारी कंट्रोवर्सीज जो है वो सॉल्व होगी। अब ये है कि जो डॉटर है, शी शुड बी डॉटर ऑफ अ को-पार्सनर एंड शी शुड बी अलाइव ऑन द डेट ऑफ 9 सितंबर 2005। उन सब डॉटर्स को ये राइट अवेलेबल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर मैरिड और नॉट, और वेदर दे आर बोर्न बिफोर 2005 अमेंडमेंट और आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। So now the question arise होता है, next point is कि दिस राइट डॉटर्स जो है, किस किस डॉटर को ये राइट अवेलेबल होता है। क्योंकि एक फैमिली में
ग्रैंडफादर, फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर से अगर कोई को पार्सनरी शुरू हो रही है तो देर इज अ डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर, देन फादर्स डॉटर, सन्स डॉटर, देयर आर सो मेनी डॉटर्स इन द फैमिली। तो किस किस डॉटर को अवेलेबल होगा? तो सिर्फ को पार्सनरी, जैसे मैंने बताया कि इट एक्सटेंड अप टू 4 डिग्रीज, तो ये सिर्फ उन्हीं डॉटर्स को अवेलेबल होगा जो कि 4th जनरेशन में आती हैं। जो 5th जनरेशन में अगर कोई डॉटर आती है तो उसको हम डॉटर ऑफ अ को पार्सनर नहीं कह सकते और उसको ये राइट नहीं मिलेगा अगर उसकी इफ शी इज नॉट विद इन द 4 डिग्री ऑफ को पार्सनरशिप। और डॉटर को उतना ही शेयर मिलेगा जितना कि शेयर एक सन को मिलता है, क्योंकि अब इस अमेंडमेंट से इक्वल फुटिंग पे हो गए हैं सन एंड डॉटर, उन दोनों का राइट भी इक्वल है, तो सन और डॉटर को इक्वल शेयर मिलेगा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्या डॉटर जो है वो को पार्सनरी का सोर्स हो सकती है? क्या वो अपने चिल्ड्रन के साथ मिलके को पार्सनरी क्रिएट कर सकती है? द आंसर इज नो, क्योंकि जैसा मैंने अभी पहले बताया कि जो फादर को पार्सनरी शुरू करने के लिए देयर शुड बी द रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड अ सन, दोनों फादर और सन का रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो जो डॉटर है वो अपने चिल्ड्रन के साथ को पार्सनरी क्रिएट नहीं कर सकती। इसका एक रीजन ये भी था कि अगर हमने जो डॉटर है उसके चिल्ड्रन को अगर हमने को पार्सनरशिप दे दी तो इन दैट केस इट विल रिजल्ट इनटू डबल को पार्सनरशिप। डबल को पार्सनरी कैसे हो जाएगी? जो डॉटर के बच्चे हैं एक तो उनको अपने फादर की प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा क्योंकि दे आर द को पार्टनर इन देयर फादर्स प्रॉपर्टी। सेकंड फिर क्या होगा, उनको अपने मैटरनल ग्रैंडफादर जो उनकी मदर के फादर है उसकी प्रॉपर्टी में भी उनको शेयर मिलेगा। तो यहाँ पे उनको डबल डबल प्रॉपर्टी मिलेगी, डबल डबल को पार्टनरशिप हो जाएगी। एक तो अपने फादर की फैमिली में को पार्टनर है, फिर वो अपने मैटरनल ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी में को पार्टनर हो जाएंगे। तो इट विल बी इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर हेयर्स, उनके साथ इनइक्वालिटी हो जाएगी। तो जो डॉटर के इसलिए कहते हैं कि जो डॉटर है वो अपने बच्चों के साथ मिलकर को पार्सनरी क्रिएट नहीं कर सकती, उसके बच्चे को पार्सनर नहीं है। मोरोवर दिस इज ऑल्सो मैनिफेस्ट फ्रॉम सेक्शन 6 क्लोज 3 सब क्लोज सी ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो कि ये बोलता है कि जो बच्चे हैं डॉटर के दे विल गेट द प्रॉपर्टी ओनली ऑन द डेथ ऑफ देयर मदर इन केस द डॉटर डाइज। तो उसका जो शेयर है वो उसके बच्चों को जाएगा। अगर उसके बच्चे पहले से ही को पार्टनर होते इन देयर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स प्रॉपर्टी, इन दैट केस उनको डेथ पे नहीं मिलता, उनको बाय बर्थ राइट मिलता है, क्योंकि को पार्टनर का जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बाय बर्थ राइट होता है। लेकिन इस केस में उनको अपनी मदर की डेथ पे ही राइट मिलेगा। दैट मीन्स दे आर नॉट को पार्टनर इन देयर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली। सो जो डॉटर है वो अपने बच्चों के साथ को पार्टनरी क्रिएट नहीं करती है। सो नेक्स्ट इज कैन अ डॉटर बी ए कर्ता, कि डॉटर एक कर्ता हो सकती है फैमिली में। कर्ता के पास कर्ता जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जो सिर्फ को पार्टनर्स को और एल्डेस्ट मेंबर को ही अवेलेबल होती है एक जॉइंट फैमिली में। जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का उसको हम कर्ता बोलते हैं और वो सारी फैमिली को मैनेज करता है। और ही कैन डील विद द प्रॉपर्टी इन एनी मैनर ही लाइक, कोई भी उसकी डीलिंग को प्रॉपर्टी के साथ क्वेश्चन नहीं कर सकता है। वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बिटवीन मेंबर, किसी को ज्यादा मेंटेनेंस दे सकता है और किसी को कम मेंटेनेंस दे सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होता है कर्ता की। और उसको कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कोई भी को पार्टनर, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है वैसे तो सबका जो ओनरशिप होती है वो ज्वाइंट होती है, उस प्रॉपर्टी के सारे को पार्टनर ओनर होते हैं, लेकिन स्टिल कर्ता के पास जो है सबसे ज्यादा पावर होती है टू डील विद द प्रॉपर्टी। सो क्या एक डॉटर है वो भी कर्ता बन सकती है? सो बिफोर 2005 amendment there were several Supreme Court judgments wherein it was held by the Supreme Court that daughter cannot be a कर्ता because she is not a co-partner। तो जब वो co-partner ही नहीं है तो वो कर्ता भी नहीं बन सकती है। लेकिन अब आफ्टर 2005 अमेंडमेंट तो फीमेल इज ऑल्सो अ डॉटर इज ऑल्सो अ को पार्टनर। तो जो क्वालिफिकेशन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डॉटर इज नॉट अ को पार्टनर, तो वो जो है नहीं बन सकती है कर्ता। तो अब ये तो क्वालिफिकेशन रिमूव हो गई, नाउ शी इज को पार्टनर, शी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज बाय बर्थ। सो अब ये क्वालिफिकेशन रिमूव हो गई है तो क्या वो कर्ता हो सकती है? सो देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट श्रेयस विद्यार्थी, देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट श्रेया विद्यार्थी वर्सेस अशोक विद्यार्थी 2016 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि देयर वाज अ विडो whose husband dies and
उसके जो बच्चे थे देवर माइनर, तो उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में उसका जो केस पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फीमेल थी, विडो थी, उसकी प्ली ये थी कि क्योंकि उसके घर में कोई भी मेल मेंबर नहीं है और जो मेल मेंबर है वो सारे माइनर है, तो कैन शी बी अ कर्ता, वो अपनी फैमिली की कर्ता बन सकती है इन द एब्सेंस ऑफ मेल मेंबर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, फीमेल कैन नॉट बी अ कर्ता, विडो कर्ता नहीं बन सकती है। ऑल्दो शी कैन मैनेज द प्रॉपर्टी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कर्ता एंड मैनेजर। मैनेजर के पास ज्यादा पावर, सॉरी कर्ता के पास बहुत ज्यादा पावर होती है मैनेजर से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कर्ता नहीं बन सकती, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ मेल मेंबर वो जो फीमेल है वो अपनी प्रॉपर्टीज को मैनेज कर सकती है। लेकिन उसके बाद एक और जजमेंट आई दिल्ली हाई कोर्ट की 2016 में, सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो फीमेल की पावर पे क्वालिफिकेशन थी कि शी इज नॉट अ को पार्टनर, इसलिए वो कर्ता नहीं बन सकती है। 2005 अमेंडमेंट के बाद डॉटर हैज बीन मेड अ कर्ता, अब उसको कर्ता बना दिया गया है, को पार्टनर बना दिया गया है, तो उसको कर्ता भी बना सकते हैं। तो इस जजमेंट में 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता में ये बोला कि डॉटर कैन ऑल्सो बी ए कर्ता। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू जजमेंट। वहां पे विडो थी, विडो इज नॉट अ को पार्टनर, डॉटर इज अ को पार्टनर। तो विडो तो अभी भी कर्ता नहीं बन सकती है क्योंकि वो को पार्टनर नहीं है, सिर्फ डॉटर को पार्टनर है। तो इस केस में डॉटर को बोला गया था कि डॉटर क्योंकि अब को पार्टनर बन गई है, शी इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज, तो अब वो कर्ता भी बन सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो फीमेल है जिसने कि पार्टीशन पे अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ले ली है, पार्टीशन करके अपने फादर से अपनी प्रॉपर्टीज क्लेम कर ली है, इफ शी डाइज तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो फीमेल को बीइंग अ को पार्टनर मिली है, जो पार्टीशन पे इसको प्रॉपर्टी मिली है डॉटर को, ये प्रॉपर्टी इट शैल बी कंसिडर्ड हर सेपरेट प्रॉपर्टी, इसको उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी माना जाएगा फीमेल की। एंड ये इनहेरिट की जाएगी उसके एयर्स के द्वारा। कौन कौन है फीमेल के एयर इन केस सी डाई, अगर वो मर जाती है, जो फीमेल है जिसको कि ये राइट्स मिले थे, अवेलेबल थे को पार्टनरी के, तो इस केस में उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके एयर्स के पास जाएगी, दैट इज हस्बैंड और उसके बच्चे। अगर वो उसके बच्चे भी नहीं है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है उसका हस्बैंड इनहेरिट। वन मोर थिंग, ये जो प्रॉपर्टी होती है को पार्टनरी प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल, ये उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसको हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज हर प्रॉपर्टी विच शी हैज इनहेरिटेड फ्रॉम हर पैटर्नल फैमिली। उसने अपने फादर की फैमिली, जैसे उसने अपने फादर से की फैमिली से तो ये प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, लेकिन उसने जो ये प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स से नहीं ली है, इनहेरिट नहीं की है, ये उसने बाय बर्थ उसका राइट था, और ये प्रॉपर्टी उसको बाय, तो ये प्रॉपर्टी उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी और ये जाएगी बाय द रूल ऑफ सक्सेशन टू हर हस्बैंड एंड टू हर चिल्ड्रन, एंड अगर बच्चे नहीं हैं तो उसके हस्बैंड को जाएगी। सो दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक द राइट्स ऑफ अ डॉटर एज अ को पार्टनर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट। थैंक यू।